नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ जो गेम खेला है या खेलना शुरू किया है, उसके पीछे के तथ्यात्मक बातें क्या हैं, उसके पीछे के कारण क्या हैं, और आखिर अमेरिका जब जिस समय हमारी ट्रेड डील की बात चल रही हो, दिल्ली में बैठकें चल रही हों, वाशिंगटन में बैठकें चल रही हों, नए सिरे से हम ट्रेड डील को करने की कोशिश कर रहे हों, वो टैरिफ का जो चक्कर या पुरानी वाली जो डील हुई थी वो इसलिए डिफंक्टेड हो गई थी क्योंकि यूएस के एक कोर्ट ने ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का चक्कर था डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था उसको अवैध घोषित कर दिया था। इस रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं है। इधर एक तरफ हमारी बात चल रही है, मतलब एक तरफ तो हम उनसे डील कर रहे हैं और दूसरी तरफ धारा 301 को ध्यान में रखते हुए नए गेम खेल दिया गया है। भारत के ऊपर 12.5% सीधा सीधा लगा दिया गया है और 10%, जबकि दो स्लैब हैं, 10% और 12% के स्लैब, लेकिन 12.5% का स्लैब भारत के ऊपर लगाया गया है। अब ये जो 12.5% का भारत के ऊपर स्लैब लगाया गया है, इसके पीछे के एनालिटिक्स क्या है? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हैं ये भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं। इन्वेस्टमेंट करने के अलावा ये एक बड़ा गेम करते हैं जो मोदी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैंने आपको जिमखाना क्लब के बारे में बताया था और ऐसे ही रोशनारा क्लब के बारे में बताया था, मद्रास क्लब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मुंबई में कुछ क्लब्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। ये विदेशी शक्तियों ने उस समय बनाए थे और आज भी विदेशी मानसिकता के लोग ही उसके पार्टनर हैं। भारत में जो व्यापार करने वाले हैं वो विदेशी इंपोर्ट के पार्टनर होते हैं और यहाँ पर तमाम तरह की एनजीओज में पैसा लगाते हैं। ये एनजीओस मणिशंकर अय्यर के बच्चे चलाते हैं। ये एनजीओस भारत में ऐसे बहुत बड़े पॉलिटिशियन जो देश के विषय में कम और अपने विषय में ज़्यादा सोचते हैं वो चलाते हैं। वो इन पर रिपोर्टें तैयार करते हैं। अब देखिए, भारत में रिपोर्ट क्या क्या तैयार करते हैं ये लोग कि भाई माइनॉरिटी कंसर्न है भारत में। अब माइनॉरिटी कंसर्न भारत में अगर है तो दुनिया में किसी भी देश में, अगर भारत में माइनॉरिटी कंसर्न है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो फिर दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी फ्री हो, क्योंकि भारत में माइनॉरिटी जितना फूला फाला विश्व के किसी देश में इतना नहीं फूल फाल सकता। और जिस प्रकार से अत्याचार और भारत के विरुद्ध माइनॉरिटी यहाँ करता है वो कहीं नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने पार्टिकुलर कंसर्न किस आधार पर, भारत में एनजीओज की रिपोर्ट, भारत में उनका इन्वेस्टमेंट और फिर एनजीओज की रिपोर्ट लगाकर उनको वहां देना। भारत में बाल अपराधों को लेकर रिपोर्टें बनाना, भारत में जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर रिपोर्टें बनाना, भारत में जाति इनइक्वालिटी को लेकर रिपोर्टें बनाना, भारत में एक विशेष समुदाय के विषय में नए नए तथ्य गणना और इनकी रिपोर्टें तैयार करना। मैं एक बार मतलब आप सोचो, स्वयं सेवक से मिला, कोई लेकर आया कि साहब ये सामाजिक समरसता पर काम करते हैं और इनको हमने दायित्व दे दिया है। मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, वो हमसे मिलवाने लाए थे। हमने उनसे पूछा कि क्या क्या करते हैं, आपका पर्सनल व्यवसाय क्या है? बोले साहब एनजीओ में काम करते थे, पहले तो मैं बड़े अच्छे पोस्ट पर था लेकिन अभी एनजीओ में काम करता है। हमने एनजीओ आपकी क्या करती? बोले हम बाल अधिकार के ऊपर शोषण के खिलाफ काम करते हैं। हमने शोषण के खिलाफ क्या काम करते हैं? बोले हम ये जो चल रहा है इसको लेकर ये करते हैं वो करते हैं। फिर हमने कहा कि तुम्हारे आका कौन है? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं। बोले मैं तो नौकरी करता हूं, मेरे तो ये बॉस है। हमने नहीं, सुपर बॉस कौन से? तो उन्होंने जब एनजीओ का नाम बताया और मैंने कंप्यूटर पर टाइप करके उनको बताया कि भाई देखो, तुम्हारी एनजीओ के जो आका हैं वो विदेशी शक्तियां हैं, तुम्हारे एनजीओ के जो आका हैं वो देश में काम करने वाले वो लोग हैं जो शोभा सिंह जैसे थे, जो ये बड़े क्लबों के हिस्से हैं, ये पार्टनर बनाकर रखा है और पार्टनर बनाकर ये यहाँ पर खेल रहे हैं। उनकी आंखें खुली, उन्होंने कहा कि मैं तो जो रिपोर्टें बना रहा था मुझे लगा कि हमारे देश में कुछ सही करने के लिए है, हकीकत में ये रिपोर्टें तो कोई और बनवा रहा। इसीलिए फिर उन्होंने बताया कि मुझे मैनिपुलेट किया जाता था और रिपोर्ट जो मैं बना कर देता हूं उसमें कहा जाता है तुम्हारी ये गलती वो गलती, और फिर उसको दूसरे सिरे से बनाया। और मैं समझता था कि हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, मुझे नहीं दिखाई पड़ी होंगी, बाकी मेरे लोगों को दिखाई पड़ी होंगी। आप सोच लीजिए कि ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हैं जो इस तरह की रिपोर्टें बनाते हैं, यूनिवर्सिटियों में पीएचडियां करवाते हैं, तमाम तरह की मास्टर्स डिग्री जो करने वाले लोग हैं उनको ये अपने साथ रखते हैं, तमाम प्रोफेसर्स को अपने साथ रखते हैं, मीडिया चैनल, न्यूज चैनल, बहुत सारे लोग इनके साथ काम करते हैं। ये पैसा इतना फेंकते हैं ताकि भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न बनाया जा सके। अब देखो, ट्रंप तो समस्या में है। ट्रंप इसलिए समस्या में है कि ट्रंप कह जरूर रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन हकीकत ये है कि $1.1 ट्रिलियन हर साल वो कर घाटे में जा रहे हैं। और ऊपर से ये हरमूज वाला चक्कर फंस गया। मतलब हरमूज से मतलब है ऊपर से ये जो उन्होंने ईरान के साथ कर दिया, वेनेजुएला उन्होंने कब्जा किया था, उनको लगा ईरान पर भी कब्जा हो जाएगा, लेकिन घाटा हो गया। अब
ट्रंप जब सरकार 1.1 ट्रिलियन डॉलर के हर साल घाटे में जा रही हो, मोर देन 35 ट्रिलियन डॉलर घाटे में जा चुकी हो, आप भारत को इसके आगे समझ लीजिए। भारत जो है वो इनसे बहुत बेहतरीन है। हम घाटे में तो नहीं है इतने जितने वो घाटे में हैं। आप यूएस की इकोनॉमी को समझ सकते हैं कि अगर वो सही ना हुई तो वो फोर्स के आधार पर, ताकत के आधार पर जो वो कर रहे हैं वही कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जा रही है। वो किसी भी दिन दिवालिया हो सकते हैं। अब ट्रंप को लगा कि वो व्यापारी आदमी है, वो उसको बचा लेंगे। 2000 उन्होंने जीएसपी स्टेटस जो हमारा हुआ करता था, जीएसपी स्टेटस से मतलब है कि भारत में जो पहले जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस हुआ करता था, हमारी अमेरिका की डील 5.6 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड किया करते थे, जिस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। ट्रंप आए, ट्रंप ने कहा भाई ये तो फ्री में कैसे हो जाएगा। खासतौर से उन्होंने हार्ले डेविसन का डिस्प्यूट उठा दिया, स्टेटमेंट दे दिया। बोले साहब भारत इस पर बड़ा भारी 100% टैरिफ लगाता है, 100% टैरिफ आपको खत्म करना पड़ेगा। खैर भारत ने वो 50% टैरिफ कर दिया, क्योंकि बहुत महंगी बाइक है, भारत में एफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन भारत में शौकीन लोग तो हैं, तो उनको लगा। तो वो हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल को लेकर ट्रंप ने कहा कि भाई देखो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ट्रंप को पैसा चाहिए था, पैसा अमेरिका को चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए 28 अमेरिकन प्रोडक्ट पर आप सोच लीजिए, जून 2019 में भारत ने 28 अमेरिकन प्रोडक्ट पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। अब जब आप गेम खेल रहे हैं तो यहां पर मोदी जी है, मोदी जी ने भी खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने सीधा, आप रशियन ऑयल ले रहे हैं इसलिए 30%, इसलिए 50%, इसलिए 25%, इसलिए इतना, इसलिए उतना, ये सब करना शुरू कर दिया। अब आप चूंकि अमेरिकन, मतलब आपका कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब रशिया वाले मामले तो टूट गया क्योंकि खुद ही फंस गए। अब उन्होंने जो नया 301 का लगाया, एक तरफ हमारी वार्ता चल रही है, हरमुज से हमें समस्याएं चल रही हैं, तुम्हारी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आ रहा है, और भारत की एनजीओज का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने जो रिपोर्टें बनाई, उन रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने कहा भारत में फोर्स लेबर इस्तेमाल की जाती है। आपको मालूम भी है कि आर्टिकल 22, 23, 24, खासतौर से आर्टिकल 23, 24 भारत में जितना प्रभावी है। 1982 से भारत में सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स लेबर के खिलाफ काम करना शुरू किया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया, मतलब अपना रेट बढ़ा दिया, दिल्ली ने रेट बढ़ा दिया। फोर्स लेबर नहीं, फोर्स लेबर के मामले में सुप्रीम कोर्ट हमारे यहां कई एक जजमेंट ये भी कह चुका है कि फ्री में काम करवाना ही नहीं, कम पैसे देना भी फोर्स लेबर है। ये सब कुछ भारत में चल रहा है और भारत सरकार पूरी शक्ति से इसको खत्म भी कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, ऐसी कुछ लोग हैं भी जो इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये रिपोर्टें हमारी अमेरिका ने इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि भाई भारत में फोर्स लेबर इस्तेमाल की जाती है, भारत में ओवर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, भारत की क्षमता से ज्यादा वो प्रोडक्शन कर रहा है। अब सोचो कि चाइल्ड लेबर की बात ठीक है, भारत की क्षमता से ज्यादा किस बात में उन्होंने कहा? उन्होंने कहा जो सोलर पैनल भारत बना रहा है, जितनी इस्तेमाल सोलर पैनल की होनी चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा वो तैयार कर रहा है। ये वर्ल्ड ऑर्डर को खराब कर रहा है। वो स्टील 3 गुना ज्यादा बना रहा है, वो फलार प्रोडक्ट 3 ज्यादा, वो बायो प्रोडक्ट 3 गुना ज्यादा बना रहा है, वो मेडिसिन 3। अरे भैया आप बेच सकते तो हम नहीं बेच सकते क्या? लेकिन पीएम सूर्य घर योजना, आप सोचो पीएम सूर्य घर योजना में भारत सरकार 78,000 या 70,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। भारत में कोई भी बिना लाइट के ना लेटे, भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके घर में बिजली ना हो। यह सरकार का प्रयास नहीं होना चाहिए क्या? अब सरकार जब प्रयास कर रही तो वो कह रहे हैं कि आप तो 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। भारत 3 गुना नहीं 5 गुना प्रोडक्शन करे तो भी अभी हम हर गांव में नहीं पहुंच पाए। ऊपर से आप कहते हो चाइल्ड लेबर, आप कह रहे हो कि डिजिटल टैक्स लगा रहे हो। भैया 2% हमने डिजिटल टैक्स लगा दिया गूगल पर, या आपके यहाँ के जो फेसबुक और फलाने के आते हैं, सिर्फ 2%, आप 15% लगाते हैं। 2% लगा दिया है तो आप कहते हो कि नहीं भारत ऐसा कर रहा है। आप सोचकर देखिए कि अपनी क्राइसिस को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 12.5% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया, जबकि उनकी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या रशिया का ग्राउंड लेकर आप जो टैरिफ लगा रहे हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि यह मानना चाहिए कि चाइना पर उन्होंने 60% तक टैरिफ लगा दिया था। यह मानना चाहिए कि भारत के ऊपर 12.5% टैरिफ लगाया, 10 और 12.5% की 2 ही स्लैबें हैं, कुछ कंट्रियों पर 15% लगाए। हम ऐसा नहीं है कि हम पर टैरिफ ज्यादा लगा दिया गया हो।
लेकिन हाँ, वो रशियन वाला गेम जो था उस पर लगा दिया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत की जो प्रोग्रेस हो रही है उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिले। आप चाहते हैं कि दूध की मार्केट भारत में हमारी खुल जाए, आप चाहते हैं कि आपकी जो नॉन वेज दूध है वो भारत में उसको स्थान मिल जाए, आप चाहते हैं कि भारत में आपको सब्सिडियां मिल जाएं, आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट भारत में मिलने लगे। तब आप कह रहे हो कि नहीं, भारत में फोर्स लेबर इस्तेमाल करी जाती है, आप कह रहे हो कि हम आपको टैरिफ बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि फोर्स लेबर इस्तेमाल करते हैं आप ये आधार लगाकर भारत को फंसाने का पूरा प्रयास। और ये बात है ना कि भाई मैं तो देखो विश्व ऑर्डर तय करने वाला हूं, देखो मैंने ईरान के साथ क्या कर दिया, देखो मैंने वो वेनेजुएला के साथ क्या कर दिया। वो तो शुक्र है कि वेनेजुएला हमारे लाभ में आ गया, क्योंकि हमारी ट्रीटियां वेनेजुएला के साथ थी और वेनेजुएला पर ने प्रतिबंध लगा रखे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ये सब कुछ गड़बड़ घोटाला करके हमारी लाइन साफ कर दी, तो वेनेजुएला ने हमको इस हरमूज के समय पर जिंदा रखने का एक साधन दे दिया, क्योंकि अब हम सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला से ले रहे हैं और हमारी पुरानी ट्रीटियां, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पर बहुत बड़ा था वो खुल गया है। तो आपके कुकृत्यों की वजह से कुछ हमको लाभ भी हो जाता है और आपके कुकृत्यों की वजह से हमें नुकसान भी हो जाता है। आप चाहते हो कि भारत की मार्केट आपके लिए इस्तेमाल हो, डेयरी प्रोडक्ट आप यहां पर बेचें, एग्री प्रोडक्ट आप यहां, तो हमारी डेयरी और एग्री का क्या होगा? ये मोदी सरकार है, ये आपको रास्ता नहीं दे रही है। आप कह रहे हो कि इक्वलाइजेशन हम करेंगे, आप कह रहे हो कि डेटा लोकलाइज, भारत सरकार कह रही डेटा लोकलाइजेशन करो, ई कॉमर्स के भारत ने रूल बना दिए। आपने कहा भारत ने कहा इक्वलाइजेशन हम डिजिटल टैक्स लगाएंगे, क्योंकि आप भी लगाते हो। इससे परेशान होकर वो तमाम तरह की सवालें कर रहे हैं, कह रहे हैं पेटेंट कंसर्न है। धारा 301 में ही उन्होंने कहा पेटेंट कंसर्न है, आईपीआर कंसर्न है। अब ये जो पेटेंट कंसर्न है उसका कारण ये है कि भारत में जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, भारत में जो भी साइटें बना रहे हैं, तो हम ओपन सोर्स का इस्तेमाल करते हुए रिसेंबल कर लेते हैं उनके प्लगइन्स इनके ये। अब वो कह रहे हैं कि ये सब कॉपीराइट हमारे हैं, भारत में हमने ये इसलिए खोले थे कि आप रिसर्च कर सकें, स्टूडेंट पढ़ सकें। ये सारे भारत में जितने भी पेटेंट हैं, आईपीआर के जितने भी वो हैं, वो सब हमारे हैं। बड़े स्तर पर उन्होंने इसको उठा दिया और कहा कि आप टेक्नोलॉजी फील्ड में हमें टैक्स दीजिए। आप ओवर कैपेसिटी बना रहे हैं, आप स्टील ओवर कैपेसिटी बना रहे हैं, आप एल्यूमिनियम ओवर कैपेसिटी बना रहे हैं। तमाम तरह की कहानियां गढ़ के डोनाल्ड ट्रंप ने 12.5% हमारे ऊपर लगा दिया। आप सोचिए, एक तरफ ट्रेड डील चल रही, वार्ता चल रही, इसका मतलब यह हो गया कि भारत बहुत टफ नेगोशिएशन कर रहा होगा और भारत की इस टफ नेगोशिएशन को रोकने के लिए 12.5% लगा दिया गया है, ताकि जब तक उनका कोर्ट शोट इसको देखेगा तब तक नेगोशिएट करके ठीक से कर लिया जाएगा। क्योंकि पुराने नेगोशिएशन में भारत को लाभ तो था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि उनके यहां के कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया था, इसलिए वो इतना टफ नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे थे। अभी ये जो लेबर कंसर्न, आईपीआर कंसर्न, रिलीजियस कंसर्न या फिर यहां पर ओवर कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब का बहाना लगाते हुए भारत पर 12.5% लगाकर नेगोशिएशन बढ़ा दिया जाए, उनको नेगोशिएशन के ज़्यादा ग्राउंड मिल सके। मैं समझता हूँ ऐसा प्रयास करें, क्योंकि इस तरफ मोदी हैं और मोदी जी तो मोदी जी हैं। देखो, वो व्यापारी हैं, अहमदाबादी हैं, व्यापार जानते हैं और वो वर्ल्ड ऑर्डर भी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें भी जानते हैं। इसलिए नेगोशिएट करना थोड़ा कठिन हो रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसा नेगोशिएट किया जाए ताकि 12.5% टैरिफ लगाकर और फिर वार्ता करी जाए और फिर 10% करके कम किया जाए या 5% करके कम किया जाए, जो भी। मैं समझता हूं यूएस हम उसका साथ ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हम यूएस के साथ बहुत दिन चल नहीं सकते, ये पक्की बात है। बाकी आप क्या कहते हैं लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।